साहिल आधी रात को अनजान रास्तों पर अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था। उसे इस शहर में शिफ्ट हुए सिर्फ 5 दिन ही हुए थे। कंपनी के नए ब्रांच में काम का हैवी वर्कलोड होने की वजह से उसे पिछले दिनों में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के रास्ते के अलावा कहीं और भटकने का मौका नसीब नहीं हो सका था। यूं तो आज का दिन भी बाकियों से कुछ अलग नहीं था, लेकिन आज भूख के नाम पर उसके पास दूसरी सड़कों को छान मारने की वाजिब कारण था। लिहाजा जिस वक्त तक आधे से ज़्यादा शहर काम से फारिग होकर बिस्तर में पड़े पड़े फ़ोन की स्क्रीन नापता है, वो शहर की सड़कें नाप रहा था। पिछले पौने घंटे से मन की जगह ना मिलने की झुंझलाहट उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। थक हार कर उसने घर जाने वाले दूसरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली कि एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे ब्रेक पर दबाव बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। खुशबू का केंद्र एक छोटे से फूड स्टॉल की शक्ल में उसके सामने था, जिसके आगे कुछ टेबल कुर्सी लगाकर पूरे सेटअप को किसी मिनी ढाबे का रूप देने की नाकामयाब कोशिश की गई थी। आइए साहब। साहिल के करीब पहुंचते ही स्टॉल के पीछे से आवाज़ आई, गर्मा गर्म कबाब बन रहे हैं, खास आपके लिए। इस बार आवाज़ के साथ ही एक बूढ़ा चेहरा भी रोशनी में आया। कुछ ही देर बाद साहिल गर्मा गर्म कबाब पर हाथ साफ कर रहा था। बूढ़ा किसी आज्ञाकारी नौकर की तरह उसके सिर पर खड़ा था। वाह, क्या टेस्ट है, साहिल चहकते हुए बोला। सब अपने छोटू के हाथों का कमाल है साहब। बूढ़े ने सिर नवाकर मुस्कान के साथ जवाब दिया। खाना खत्म करके साहिल ने इच्छा जाहिर की कि वो पैसे छोटू को देना चाहता है, जिस पर बूढ़ा मुस्कुराया और आवाज़ लगाया, छोटू है छोटू। स्टॉल के एक तरफ लगे पर्दे के पीछे से एक और आकृति बाहर आई, जिसके सामने आने पर साहिल ने पाया कि वो मजबूत शरीर वाला एक नौजवान है, जो एक स्टॉल पर काम करने वाला तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। अच्छी क्वालिटी की जींस, दाढ़ी को दिया हुआ वो शेप और ट्रेंडिंग हेयर कट बंदे के नाम और काम में हरगिज़ मैच नहीं थे। उसने कंधे से कमर तक के भाग को शॉल से कुछ इस कदर ढक रखा था कि चाह कर भी भीतर देखा नहीं जा सकता था। फिर भी साहिल को कुछ तो अजीब लग रहा था। तो तुम हो छोटू? कुछ देर की चुप्पी को भंग करते हुए साहिल बोला, मुझे लगा कि खैर बताइए कितना हुआ। 20 रुपए, बूढ़े ने उसी मुस्कान के साथ कहा। साहिल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कुछ सोचने के बाद वो बोला, ना, ये कबाब 20 रुपए का नहीं है। कहकर उसने वॉलेट से 200 का नोट निकाला और मुस्कुराते हुए उसे छोटू की ओर बढ़ाया ही था कि अचानक से छोटू ने लपक कर नोट अपने मुंह से पकड़ा और अपने से कुछ ही दूर खड़े बूढ़े को सौंप दिया। ये साहिल भौचक्का सा कुछ बोलने को हुआ कि आगे के नज़ारे से उसकी बोलती बंद हो गई। छोटू के कंधे से शॉल सरक गई। साहिल ने देखा उसके दोनों हाथ कोहनी से गायब थे। शौक के मारे बड़ी हो चुकी आंखों ने जब बूढ़े की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थे। कहा था ना, सब अपने छोटू के हाथों का कमाल है। मैंने 150 दिए थे, छोटू ने उसके बगल से गुजरते हुए कहा, जो आगे जाकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। देश के किसी कोने में आधा अधूरा साहिल
आज भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसकी अदा की गई कीमत से ज़्यादा देकर उसकी आज़ादी खरीद ले। क्या आप खाना चाहेंगे कबाब? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। प्रिंसिपल की ऑफिस का दरवाज़ा खुला और दो लोग बाहर निकले। दोनों की शक्लों पर फटकार बरस रहे थे। साला टॉपर, एक बोला, जो शक्ल से ही लीडर टाइप्स का लग रहा था। उसकी क्या गलती है यार? दूसरे ने उसकी ओर गर्दन घुमाकर सवाल किया। अबे सारी गलती उसी की है। इतने ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है क्या है? ना तो वो इतना अच्छा स्कोर करता और ना ही सर उसके साथ हमें कंपेयर करते हुए इतना सुनाते हैं। पहले ने जबड़ा भींचते हुए जवाब दिया। वाह, तेरा लॉजिक तो कमाल का है यार। अरे भाई, अगर वो नहीं होता तो कोई और होता। और वैसे भी मार्क्स से ज़्यादा हमारी कम अटेंडेंस की वजह से सुनाया हमें। वो सब मैं नहीं जानता। अब तो उस टॉपर के बच्चे को मजा चखाना ही पड़ेगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। पहले ने कुछ सोचने के बाद चिढ़े हुए स्वर में कहा, भाई बस और कुछ नहीं सुनना, सिर्फ इतना बोल, तू मेरा साथ देगा या नहीं? पहले ने दूसरे को इंटरप्ट करते हुए पूछा। तेरे से बाहर मैं कैसे जा सकता हूँ? दूसरे ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। अगला दिन सुबह का समय, हॉस्टल का स्टडी रूम। कैमरा नज़र तो नहीं आया? पहले ने पूछा। नहीं भाई, लेकिन एक बार फिर। चुप हो जा यार, कौन सा वो मर ही जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा डर कर भाग जाएगा, घर चला जाएगा और 1 साल स्किप कर देगा। हमारी तो जान छूटेगी। पहले ने फिर दूसरे को रोकते हुए कहा, चल रेडी हो जा, वो कभी भी आ सकता है। पहले ने एक काला मास्क और हुडी वाली जैकेट पहनते हुए कहा। कुछ सुकचाते हुए दूसरे ने थोड़ा लाल रंग अपने चेहरे और टी शर्ट पर लगाया और फर्श पर लेट गया। पहले ने एक चाकू को उस रंग में डुबाया और दूसरे के सिर के पास खड़ा हो गया। इतनी सुबह अकेला टॉपर ही उठ जाता था, सो किसी और के आने की संभावना काफ़ी कम थी। कुछ ही समय बाद जैसे ही कमरे के मुहाने पर उसका चेहरा दिखा, पहले ने स्प्रिंग वाले चाकू से दूसरे पर किसी पागल की तरह हंसते हुए वार करना शुरू कर दिया। दूसरा भी हर वार पर शरीर को झटका देकर अपने रोल को जस्टिफाई कर रहा था। रोशनी वैसे ही कम थी, ऊपर से एक ने मास्क और हुडी पहन रखा था, तो दूसरे का चेहरा रंग की वजह से पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए मूर्ति बन चुके टॉपर के होश पहले की उसकी ओर झपटने पर ठिकाने पर आए और वो जोरों से चिल्लाते हुए नीचे दौड़ा। चल चल जल्दी चल। उसकी नज़रों से ओझल होते ही पहले ने दूसरे को हाथ देते हुए कहा। अब तक टॉपर की आवाज़ के साथ कई और आवाज़ों ने मिलकर अभी भी सो रहे प्राणियों की नींद में खलल डालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद किसी ने उनके रूम का दरवाज़ा जोरों से खटखटाया और आंखों में नींद लिए दोनों बाहर निकले। बाहर लॉबी में कुछ लड़के सभी रूम्स के दरवाजे को खटखटाते हुए सीढ़ियों पर आने को कह रहे थे। लड़कों में टॉपर भी था, जो उनके दरवाज़ा खोलने पर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की ओर थरथराती उंगली से इशारा करने के बाद बाकी लड़कों के पीछे दौड़ गया। भाई, ये सभी सीढ़ियों की ओर जाने को क्यों कह रहे हैं? दूसरे ने सवाल किया। अबे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो लगेंगी ही ना, पहले ने झल्लाते हुए कहा। दोनों जब भीड़ को चीरते हुए आगे पहुँचे तो दोनों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। टॉपर की लाश औंधे मुंह सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई थी
और फटे सिर से निकल रहा खून मानो सफेद टाइल्स पर अपनी मौत की कहानी लिख रहा था। दोनों दोस्तों ने जब उसकी लाश को देखा तो उनके पैर थर थर कांपने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मजाक इतना खौफनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। संदीप को आज घर जाने में देरी हो गई थी क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रहे थे। तो आज संदीप का काम भी अच्छा ही चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता है। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर बर्तन वगैरह साफ करें तो लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा किया करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। संदीप के पास एक मारुति 800 कार थी। दोनों उसी में ढाबे पर सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं और अक्सर रात को 8 या फिर 8:30 बजे तक भी घर के लिए निकल जाते थे। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे थे। सुबह से बारिश थी और अभी ठंड भी काफ़ी थी। इसी वजह से भी गाड़ी शायद स्टार्ट नहीं हो रहे थे। संदीप ने कोशिश तो बहुत करी लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ली। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाते ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। आज बारिश होने की वजह से ठंड तो थी ही, ऊपर से बाहर शीतलहर मानो जैसे जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, इसलिए संदीप को ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई सी दिख रहे थे। धुंध की वजह से ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोड पर खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, अरे मरना है क्या? कहीं और मरो, हमारी गाड़ी मिली थी क्या? इतना बोलकर संदीप फिर से एकदम से ब्रेक मारा, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा चुकी थी और उस लड़की को रौंदती हुई कार आगे निकल गई और उसके बाद गाड़ी में एक झटका बड़ा तेजी से लगा। इस वजह से राहुल, जो कि अब तक सो रहा था, उसकी आंख खुल गई। इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, उसे संदीप का चेहरा दिखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रखा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की ओर देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप क्या हो गया भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है? राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। राहुल ने संदीप की सारी बात सुनी और कहा, चल गाड़ी से उतर कर देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहाँ आसपास
पूरे में देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, इसलिए तुझे वहम हुआ होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार, वो यहीं थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में ही था। संदीप को ऐसे बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ दूर ही गए होंगे, अब संदीप की भी बैठे बैठे आंख लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सर उसके आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया क्या? ऐसे गाड़ी चलाता है? इतनी तेज ब्रेक कौन मारता है? लेकिन राहुल को तो जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया यार तेरे को? गाड़ी तो तब से चली रही है, मैंने कभी ब्रेक मारी ही नहीं। तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी से बाहर देखा तो गाड़ी से वैसे ही वैसे चली जा रहे थे। संदीप ने भी अब सोच लिया था कि उसे सोना नहीं है, घर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी होगी कि कार के बोनट पर कोई चीज़ गिरने की बड़ी तेज आवाज़ आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी के नीचे आए थे। वो अब बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो लड़की बड़ी ही भयानक नज़रों से संदीप को लगातार घूर रहे थे। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल गाड़ी रुक भाई जल्दी जल्दी। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल हो गई होगी तो फिर ऐसा हो सकता है। और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा, घर वाले गुस्सा करते हैं। पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने ही एक ढाबे के पास गए जो कि शायद अभी तक खुला हुआ था। राहुल ने वही गाड़ी लगाई और दोनों चले गए खाना खाने। वहाँ जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज़ यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ी ही आगे है, हमारा भी एक ढाबा है, लेकिन हम 8:30 बजे तक रोज़ रात को ढाबे से निकल जाते हैं। और आज काम थोड़ा ज़्यादा था, बारिश भी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे पता कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत है क्या? मतलब मेरा दोस्त अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आप तो यहीं के हो, आपको तो पता ही होगा, आपका जब काम यहीं रोज से आना जाना है। तो राहुल ने कहा, हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे से रात के 8:30 बजे तक ही आने जाना करते हैं और फिर ढाबा बंद कर अपने घर। मगर आज देर हो गए थे, तो इतनी रात को कोई दिक्कत होती है क्या? बस वही पूछ रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने राहुल की तरफ अजीब नज़रों से देखा
और फिर कहा, भैया आप ऐसे अकेले नहीं हो जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12:30 या 12:30 बजे के बाद जो भी यहाँ से गुज़रता है, अगर वो हमारे पास रुकता है तो ये सवाल ज़रूर पूछता है। ये कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी सारी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर ही एक औरत को कुचल दिया था और कार वाला वहाँ से तुरंत भाग गया था और ना ही उस कार वाले को पकड़ा जा सका और ना ही उस औरत की मदद की जा सकी, जिस वजह से वो औरत सारी रात उस रास्ते पर तड़प तड़प कर ही दम तोड़ दी। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ दिख चुकी है। कई लोगों को वो परेशान भी करती है क्योंकि वो अब एक बुरी आत्मा बन चुकी है। सारी बात सुन राहुल के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सच भी हो सकता है। जिसके बाद उन दोनों ने तुरंत ही कुछ खाया पिया और फिर तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।